सुरेश खेती करके घर जा रहा होता है। तब ये रास्ते में एक पंडित एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। पंडित को देखकर उनके तरफ उड़ता हुआ उसे पंडित जी के पास आ जाता है। पंडित जी रुको, आपके पैर से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ है पंडित जी आपको? बेटा, उड़ते समय मेरा पैर बिजली के तार से टकरा गया था और मैं नीचे गिर गया, इसीलिए मेरे पैर से खून निकल रहा है। बिजली के तार की टक्कर से आप लापरवाही मत करो, आप अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल चलिए। अभी आपको इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पैर पर बहुत चोट लगी है, वरना आगे जाकर बहुत परेशानी होगी पंडित जी। बेटा, तुम नेक दिल इंसान हो, वरना रास्ते से बहुत से लोग ने मुझे नज़रअंदाज करके चले गए, पर किसी ने भी मेरी मदद करने के लिए नहीं सोचा। तुम तो सच में बहुत अच्छे हो बेटा। पंडित जी इन सब बातों का अब समय नहीं है। सुरेश पंडित जी की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उन्हें सीधे गांव के अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर पंडित जी को इंजेक्शन और दवाएं दे देते हैं। उसके बाद सुरेश पंडित को लेकर अस्पताल के बाहर लेकर आ जाता है। पंडित जाते जाते सुरेश से कहते हैं, बेटा, आज तुमने जो किया है वह बहुत पुण्य का काम है। देखना, बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जिस दिन तुम्हारी किस्मत बदलेगी तब अपने आप मेरी बात याद आने लगेगी। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वह हमेशा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारी समाज को और इस दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। अच्छा पंडित जी, ठीक है, आप समय से दवाएं खा लीजिएगा और अपना ध्यान रखना, बिल्कुल भी लापरवाही करने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, तुमने मुझे जैसे समझाया है मैं वैसे ही दवाएं खा लूंगा। भगवान सदैव तुम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। पंडित जी के बात सुनकर सुरेश भी अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद सुरेश की पत्नी पारो, जो कि बहुत देर से अपने पति का इंतजार कर रही होती है, वह सुरेश से कहती है, क्या बात है, कहाँ थे आप? आपको पता था कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना भी ठंडा हो चुका है, रोज रोज से तुम्हें लेट आने का ड्रामा बना दिया है बस। अरे पारो, मैं तो टाइम से ही निकल रहा था, पर रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि जिस वजह से मुझे अस्पताल जाना पड़ा। कि तुम तो जानती हो ना, कब और कहाँ कौन सी इमरजेंसी पड़ जाए वो तो किसी को पता नहीं होता। ऐसा क्या हो गया था? आप ठीक तो हो ना? जल्दी बताओ, क्या हुआ था? आपको तो कोई चोट भी नहीं लगी है, पर तुम अस्पताल क्यों गए थे? जल्दी बताओ ना, क्या हुआ था आपको? वो रास्ते मुझे एक पंडित मिले थे, उनके पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था क्योंकि उन्हें उड़ते समय बिजली की तार का झटका लग गया था। उसके कारण वह नीचे गिर गए और उनके पैर पर चोट लग गई। इसके लिए मैं उन्हें अस्पताल लेकर जाना। ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। आज मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, इसीलिए आज मैं तो अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। अच्छा चलो, फिर तो मैं सच में अच्छा काम करके आया हूँ। सुरेश की बातें सुनने के बाद पारो को अपने पति पर गर्व महसूस होने लगता है और वह अपने हाथों से अपने पति को खाना खिलाने लगती है। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन सुरेश को नींद नहीं आ रही थी, वह बार बार बेचैन चैन हो रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। अगर मैं ऐसे करवटें बदलता रहूंगा तो पारो की आंखें खुल जाएगी और वह मुझे परेशान देखकर परेशान हो जाएगी। सुरेश जैसे तैसे खुद को समझकर शांत करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह सुरेश फिर से कालू दादा के पास खेती करने के लिए जाता है, जहां वह मूली की खेती करता था। लेकिन खेती कर करके सुरेश को खेत में एक बड़ा सा अनोखी मूली दिखाई देती है। सुरेश पास में जाकर देखता है कि वह सोने की मूली है। सोने की मूली देखकर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये कैसी लीला है, तुम्हारी मूली वह भी सोने की, यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करता हूँ, सेठ को इस बारे में बोलता हूँ। सुरेश तुरंत सोने की मूली को वहीं छोड़कर कालू दादा के पास जाता है, जहां सेठ गांव के सरपंच के साथ बैठा हुआ था। क्या बात है सुरेश, वहाँ क्यों खड़े हो? तुझे इस वक्त खेत में होना चाहिए था ना? सेठ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, आप 5 मिनट मेरे साथ बाहर आइए। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ सुरेश, मैं तेरे आगे पीछे घूमूं, चुपचाप यही मुझे सारी बात बोल। क्या बात करनी है मुझे से? मालिक, दरअसल बात है कि मैं खेती कर रहा था, खेती करते करते। अच्छा, तो खेती करके तुझे चोट लगी है और तुझे छुट्टी चाहिए। मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, मैं तुझे कोई छुट्टी उट्टी नहीं देने वाला हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद ही तुझे घर जाना है। कामचोर कहीं का। अरे कालू दादा, ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे ये लोग लंबी चौड़ी कहानी बनकर हम जैसे अमीर लोगों को सुना देते हैं और हम अमीर लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है।
इसीलिए हम इनकी बातों में आ जाते हैं। नहीं नहीं मालिक, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मुझे कहीं चोट नहीं लगी और मुझे तो कोई छुट्टी ऊटी नहीं चाहिए। वह दरअसल बात है कि जब मैं खेती कर रहा था तो मुझे एक बड़ा सा अद्भुत सोने की मूली मिली। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, सोने की बात तेरे मुंह से अच्छे नहीं लग रही सुरेश। ना तो तेरे बाप ने कभी सोना देखा होगा, नहीं तेरे दादा ने, नहीं तेरे दादा के बाप ने। कालू दादा, मैं तो कहता हूँ इस सुरेश को अपने यहाँ से काम से निकाल दो। अरे बेकार में ऐसी निठल्ले और बेवकूफ लोगों को रखे हैं तुमने अपने पास काम करने के लिए। अरे देखना, या खड़े खड़े इसमें 15 मिनट खराब कर दिए इसने। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा कामचोर है, तभी तो है ऐसी बेवकूफ वाली बात कर रहा है यहाँ पर। हाँ सरपंच जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं मालिक, आप मुझे काम से मत निकालिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप दोनों अभी के अभी मेरे साथ खेत पर चलो। मैं आप दोनों को दिखा सकता हूँ कि अपने खेत में सच में सोने की मूली है। देख, हमारा समय बर्बाद मत कर। तुझे पता है मैं और सरपंच जी यहाँ बैठकर जरूरी बातें कर रहे हैं। एक तुम की बेकार में हमारा समय बर्बाद कर रहा है। ध्यान से सुन ले मेरी बात, तो आज तुम 1 घंटा लेट जाएगा, क्योंकि तेरे वजह से हमारा समय बर्बाद हो गया है। और चुपचाप यहाँ से जा, बेकार में हमारी शक्ल मत देख। बेचारा सुरेश उदास होकर वहां से वापस खेत में आ जाता है। तभी उसे जादुई मूली की आवाज आती है। सुरेश, तुम परेशान क्यों हो? ये जादुई सोने की मूली तुम्हारी है। तुम एक नेक दिल इंसान हो और देखो अब तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम इन्हें सोने की मूली को संभाल कर रखो और दोबारा सेठ को इस बारे में नहीं बताना। लेकिन मैं सेठ को क्यों ना बताऊं इसके बारे में? हे, खेत सेठ का है, खेत में उगने वाली सोने की मूली भी सेठ की ही है, और उस हिसाब से ये सब कुछ सेठ का हुआ ना। सुरेश, तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसीलिए तुम्हें जादुई सोने की मूली मिली है। सेठ बहुत लालची और कपट से भरा हुआ इंसान है, इसीलिए यह सेठ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। सुरेश उसे आवाज से बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। उसके बाद उसका ध्यान सीधा पंडित के बातों पर जाता है। तभी सुरेश समझ जाता है ये सब उसके लिए है। सुरेश उस सोने की मूली को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी पारो को सारी बात बताता है। फिर तो वो तो चमत्कारी पंडित थे जिनकी मदद आपने की थी। सच ही कहा है, किसी ने हमेशा इंसान को पुण्य करना चाहिए, क्योंकि कब कहा बाद में फल मिल जाए ये हम भी नहीं जानते। सही कहा पारो तुमने। मैं सोच रहा हूँ कि उस सोने की मूली बेचकर हमारे लिए कुछ खेत खरीद लूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं तो चाहती हूँ कि हम अपनी खेत में गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही काम पर रखें, क्योंकि इससे उन लोगों की मदद भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और हाँ, हम हमेशा काम करने वाले लोगों को खूब ध्यान रखेंगे, ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे क्यों मजदूर हैं। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो पारो, लेकिन सोने की मूली को पहले हमें उसे मार्केट में बेचना पड़ेगा। जब तक हम उसे बेचेंगे नहीं तब तक हमें पैसे कैसे मिलेंगे? सुरेश और पारो जादुई मूली को पाकर बहुत खुश थे हैं। वो दोनों अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, इसलिए सुरेश और पारो मार्केट में उसे सोने की मूली को बेचकर उनसे पैसे ले लेते हैं। जीन्स के बाद सुरेश एक अच्छी जगह पर अपने लिए बहुत सारा खेत खरीद लेता है और अपने खेत में जरूरतमंद लोगों को अपने यहाँ रख लेता है और ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और उसके लाइफ में वह ऐसे ही आगे बढ़ता है।